हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम वास्तविक संख्याएँ कक्षा 10 क्लास 10th की मैथ्स, जहाँ पे हम पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ, इसके बारे में समझेंगे, ये क्या होता है और किस तरीके से आप इस चैप्टर ये जो चैप्टर है या अध्याय है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। तो चलिए अगेन आपको कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है और बहुत ध्यान लगाकर बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे हम 25 से 30 मिनट की जो एक पार्ट जिसमें एक पूरी एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी उतना करेंगे ताकि आपको बहुत लंबा ना बैठना पड़े और जितना भी आप बैठो वो पूरे अटेंशन के साथ पूरे ध्यान के साथ बैठो ताकि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो चलिए समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और किस तरीके से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या समझने से पहले हम समझते हैं, आपने 9th में पढ़ा था, याद करिए जरा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसे बोला जाता है परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो संख्या जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोला जाता है परिमेय संख्या। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6/7 हो गया, ये सारे नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और दूसरा होता है इसमें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वे सभी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं पूरी तरीके से, जैसे √3 हो गया या वर्गमूल 2 हो गया या वर्गमूल 5 हो गया या 6 हो गया या 7 हो गया या पाई हो गया, ये सारे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप इतना समझ पाए कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। और अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में मिला दें तो उनको मिलाकर जो कुल संख्याएं बनेंगी उन्हें बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को अगर हम एक रूप में लिखें, या जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो दोनों वास्तविक संख्याओं के अंदर अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को हटाएं तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे अपरिमेय संख्या बचेगी। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वास्तविक संख्याओं में से अगर हम अपरिमेय संख्या हटा दें तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे परिमेय संख्याएं। कभी कभी ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या बोला जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ इतना समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसमें एक दो चीज और समझ लीजिए आप। एक होता है भाज्य, भाज्य नहीं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ मतलब ऐसी संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से विभाजित होती है, उन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। जैसे जैसे दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। एक न तो भाज्य होती है और ना भाज्य होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है। जैसे 4 हो गया, ये 4 और 1 से तो होता ही है, 2 से भी होता है। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती है, उन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं?
अभाज्य संख्याएं, क्योंकि आप देखोगे 2 में सिर्फ या तो 2 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा, 3 में या तो सिर्फ 3 का जाएगा या 1 का जाएगा, 5 में सिर्फ 5 का जाएगा, 1 का जाएगा। ऐसे ही 7 में और ऐसे ही 11 में ये सभी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ आपने क्या सीखा? परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास है प्रमेय 1.1 में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी भाज्य संख्या जैसे 6 है, भाज्य संख्या भी बताया मैंने आपको, जिसमें किसी और संख्या का भी भाग जाता है 1 के अलावा, तो 6 है। अब अगर मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो इस तरीके से करोगे आप, 6 2 से कटेगा 3 बार, फिर 3 से कटेगा 1 बार, तो आप लिखोगे 2 गुणा 3। ठीक है, अब जैसे मैंने 12 लिखा, 12 को आप कैसे लिखोगे? तो अगर मैं 12 के गुणनखंड करूंगा तो पहले 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1, तो इसे लिखूंगा मैं 3 गुणा 2 गुणा 2, या आप 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो। मैंने ऐसे लिखा, पहले 3 फिर 2 फिर 2। तो आप देखोगे यहाँ पे जो 2 हैं और 3 हैं, ये क्या हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। अब इसमें लिखा था क्रम के बिना अद्वितीय है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे क्रम से लिखेंगे, पहले छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या और फिर बड़ी संख्या। तो ये जो हैं, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसका मतलब ये भी हुआ, अगर मैं 12 को जैसे 2 गुणा 6 लिख दूं, तो ये भी तो इसके गुणनखंड हुए, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 अभाज्य हैं। 6 एक भाज्य संख्या भी बताया मैंने आपको, 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है। तो इसीलिए इसे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय नहीं कहेंगे। ये इसके गुणनखंड तो हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं हैं। तो आप समझ पाए होंगे, अब जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वो ये कहती है कि जो भी भाज्य संख्या है उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और इसके आधार पर अगर आपको ये थ्योरम समझ आई, ये प्रमेय समझ आई, तो हम अब इसके एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, और जब ये एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म होगा फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लिखा हुआ है पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, ध्यान से देखिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला लिखा हुआ है 140। ठीक है, तो आप एक काम करिए, जो 140 है इसे इस तरीके से लिखो, जो 140 है इसके फैक्टर कर लो, मतलब गुणनखंड कर लो। अब लास्ट में 5 जीरो आ रहा है तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 सत्ता 14, ये जीरो ऐसे ही, फिर 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 10, 3 पंजे सॉरी 2 पंजे 10 हो गया। अब लास्ट में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 से कटेगा, तो 5 सत्ता 35, और 7 किसी से नहीं कटता, तो 7 एकम 7, तो हम इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार है ये, गुणा 5 गुणा 7, और ये इसका आंसर है। समझ पाए आप किस तरीके से सॉल्व करना? आपको कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, और जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए गुणनफल के रूप में। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा 140 को हम 20 से भी काट सकते थे, लेकिन हमने नहीं काटा। उसका रीजन ये, 10 से भी काट सकते थे लेकिन नहीं काटा। उसका रीजन ये है कि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपको मैं ये वाला बताता हूँ। लिखा हुआ है 3825। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर करो, 3825 के, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 7 35, कितना बचा? 3,
तो 3 है तो वो बचा 30, 5 छक्के 30 और 5 पंजे 25, ठीक है। फिर आया आपके पास लास्ट में 5 है तो फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 26, 5 पंजे 25, 1 15, 5 3 15। अब ये कटेगा तुम्हारा लास्ट में 3 है। अब देखिए ये अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा किससे कटेगा तो 3 का रूल क्या होता है, 3 की विभाज्यता का रूल, आप इन तीनों को ऐड करो, 5 और 3 8 1 9, 9 3 से कटता है, हाँ तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी फिर, तो फिर 3 से काट लो अब इसे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब 5 और 1 6, फिर 3 से कटेगा ये, 17 3 51 और फिर लास्ट में बचा 17, 17 एकम 17। तो हम इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले छोटा 3 है तो 3 लिखो, 3 गुणा 3, फिर 5 है तो 5 लिखो और लास्ट में लिखो 17। मतलब ये हुआ 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 और यही आपका आंसर है। समझ पाए? तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, और बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत आसान है, आपको मैं करके दिखाता हूं। देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख देना है 26 और 91, ठीक है। अब आप 26 के फैक्टर कर लो, 26 के गुणनफल कर लो। लिखो यहाँ पे 26, 2 से कटेगा 13 और 13 क्योंकि किसी से नहीं कटता है तो 13 कम 13, तो ये आएगा 2 गुणा 13, ठीक है। अब 91 को अगर आप काटोगे तो ये आता है 13 7 91, अगर आप काटोगे तो 7 से कटेगा ये, तो 13 7 91, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना। सबसे पहले एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्ती ऐसे बोलते हैं हिंदी में। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, जो आपने गुणनखंड किए हैं इनमें से जो कॉमन आता है, जो दोनों जगह है उभयनिष्ठ, जैसे 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी है, तो 13 जो होगा इनका एचसीएफ होगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए क्या होता है, जो कॉमन आएगा दोनों में से वो तो एक ही बार आएगा, बाकी जो बचा वो सब आएगा, 2 भी आएगा और 7 भी आएगा, तो ये आएगा 13 गुणा 7 दूनी 14 और 14 गुणा 13 आता है 182, ठीक है। तो ये आएगा आपका एलसीएम। अब अगर आप इसको इसे सिद्ध करना है या जांच करनी है इसकी, तो फॉर्मूला होता है, आपको बता दूं मैं, संख्याओं का गुणनफल। अगर मैं संख्याओं को ए और बी मान लूं, देखो अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं आपको, अगर मैं संख्या को मान लूं ए और ए को मान लूं बी, ये बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ या एचसीएफ गुणा एलसीएम, कुछ भी लिख सकते हो आप। ए है आपका 26, बी है आपका 91, इक्वल टू एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ कितना है 13। अब आप इनकी गुणा करो और इनकी गुणा करो, ये दोनों अगर बराबर आए तो हमारा उत्तर सही है। बस इतना आपको करना है, इसकी गुणा करके यहाँ पे लिखो, इसकी गुणा करके यहाँ पे लिखो। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, ये वाला और ये वाला आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। अगला आपके पास यहाँ भी आपको सेम करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ, इसमें से कोई सा भी कर लो आप। सेकंड वाला तो बड़ा आसान सा है, तो आपको मैं सेकंड वाला ही करके दिखा देता हूँ। पहला वाला भी ठीक है, सेकंड वाला देखो 17 23 और 29। देखो सिंपल है, 17 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, तो आप 1 गुणा 17 लिख सकते हो उसे। 23 भी अभाज्य है तो 1 गुणा 23 लिख सकते हो उसे, और 29 भी अभाज्य है तो 1 गुणा 29 लिख सकते हो उसे। तो अगर आपको अब एचसीएफ निकालना है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो तीनों में आएगा कॉमन है जो, तो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो एचसीएफ कितना आ गया 1। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा जो कॉमन आ रहा हो तो एक ही बार आएगा, तो 1 तो हर जगह है ही, प्लस 17 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29, तो बस इन तीनों की आपको गुणा करनी है, जो आएगा वही आपका उत्तर है। समझ पाए? ऐसे अगर आपको मैं थर्ड वाला करके दिखाता हूँ, थर्ड भी सेम ही है। पहला वाला देख लो, जैसे है 12 15 और 21,
तो मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 3 दूनी 6, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 और 21 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 3। अब अगर आप बात करोगे एचसीएफ क्या है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा तीनों जगह क्या आ रहा है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 इसका एचसीएफ आया। अगर मैं आपसे बोलूँ एलसीएम क्या है, तो आप बोलोगे जो तीनों जगह आ रहा है वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, बाकी 7 बचा तो 7, 5 बचा तो 5, 2 बचा और फिर 2 बचा, बस इनकी गुणा करनी है आपको। 7 या 21 गुणा 5 दूनी 10 दूनी 20, और इनकी गुणा करो तो 21 दूनी होता है 42 और ये 2 जीरो लास्ट में, तो ये आएगा इसका एलसीएम। समझ पाए? तो इस तरीके से आपको प्रश्न तीसरा हल करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो एचसीएफ दिया हुआ दो संख्याओं का 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, आपको एलसीएम निकालना। आपको अभी भी बताया मैंने, बहुत आसान है। अगर आपको दो संख्याएं दी हैं, एलसीएम या एचसीएफ में से कोई भी एक दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे, देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे आप इसे। आप लिखोगे, हमें पता है कि जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बताया मैंने आपको, संख्याएं क्योंकि यहाँ पे दो हैं, 306 और 657, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे एलसीएम निकालना, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। एचसीएफ मुझे दिया हुआ है दो संख्याओं का, कितना दिया हुआ है 9, तो मैं लिख दूंगा 9 बराबर ए दिया हुआ है 306 और बी दिया हुआ है 657। तो अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम क्या आएगा, 306 गुणा 657 और अपॉन में कितना है 9। अब देखो, आप इनकी मल्टीप्लाई मत करो, पहले ये चेक कर लो कि 9 से कोई विभाजित हो रहा है, क्योंकि अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ये चेक करो, इससे घटेगा, क्योंकि आपको बताया मैंने 9 से विभाजित करने का अगर आपको नियम पता है, वो नियम क्या है कि आप संख्या को ऐड कर लो, तो 6 और 3 9, जीरो ऐड करोगे तो वही आएगा। तो 9 9 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। कितनी बार देखो, 9 तियां 27, बचा 4, बचा 3, 36, 9 चौको 36, तो ये आएगा 34 गुणा 657 और इसकी गुणा कर लो, जो भी गुणा करके आएगा वही आपका आंसर होगा। समझ पाए? इस तरीके से करना आपको क्वेश्चन नंबर चौथा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगला आपके पास, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मैं आपको पहले क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब ये है, जैसा अगर मैं 6 की घात लिखा मैंने 2, तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 6 की घात 2, 6 जगह कितना हुआ 36। अगर मैं 6 की घात 3 लिखूंगा तो ये आता है 216। तो क्या यहां पर जीरो आ रहा है? क्या ये जीरो पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसका मैं आपको अब रीजन बताता हूं। देखो, इसमें क्या होता है, आप इसे किस तरीके से लिखोगे, 6 की घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है। अब सिर्फ वही संख्या 0 पे समाप्त होगी जिसमें 2 के साथ 5 भी आ रहा है, लेकिन 5 6 का गुणनखंड नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। बस यही आपको लिखना है। हमेशा ध्यान रखना,
जो भी संख्या, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जैसे 6 की घात n आ रखा है यहाँ पे, कल को 4 की घात आ जाए, 2 की घात आ जाए, 5 की घात आ जाए, आपको क्या करना है, जो संख्या की ये बात कर रहा है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। उसमें अगर 2 और 5 एक साथ आ रहा है, सिर्फ वही 0 पे समाप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसका रीजन क्या है समझिए जरा। अगर 2 और 5 उसमें आ रहा होगा तो सिंपल सी बात है कि लास्ट में उसके 0 आ रहा होगा, और इसकी घात आप कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, लास्ट में हमेशा 0 आएगा ही आएगा। इसीलिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 आ रहा है तब भी समाप्त नहीं होगा ये, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला आपके पास है, व्याख्या कीजिए कि एक पहला वाला लिखा हुआ और दूसरा, दो लिखे हुए हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो समझो इस बात को, जैसे अगर मैं लिखूं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, आपको बताया मैंने भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से भी भाज्य होता है। अब क्योंकि यहां से यहां तक ये गुणा में है, यहां से यहां तक ये गुणा में है, तो अगर मैं यहां से कॉमन निकालूं तो 13 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 11 और प्लस, क्योंकि 13 बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ एक बच जाएगा। अब देखो 13 11 7 77 और प्लस 1, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये गुणा इनके मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 78। आप सिर्फ ये लिखो, चूंकि 13 दिए गए संख्या का गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। समझ पाए आप, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो आपको दिख रहा है, तो यहां से अगर मैं 5 कॉमन निकाल दूं बाहर, अगर आप ध्यान से देखोगे 5 यहां भी आ रहा, क्योंकि यहां से यहां तक तो ये गुणा में है ना, तो 5 दोनों जगह आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 6 7 गुणा 6 गुणा 4 5 तो आ गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 और लास्ट में प्लस 1। ठीक है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर लो, आप लिखोगे 5 दी गई संख्या का गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो ये वाला आप खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करना जैसे मैंने ये वाला आपको करके दिखाया है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये मान लो कोई वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में एक लड़की को 18 मिनट लगते हैं, और इसी मैदान का चक्कर लगाने में एक लड़के को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो कितने समय बाद वे एक स्थान पर मिलेंगे। बड़ा सिंपल है, कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जहां पे आपको निकालना हो कि वो कितने समय बाद मिलेंगे, तो हम हमेशा क्या लेते हैं, न्यूनतम समय लेते हैं, मतलब कम से कम किस समय पे मिल जाएंगे। तो उस केस में कभी भी अगर आपको न्यूनतम निकालना हो तो हमेशा एलसीएम हम निकालते हैं। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो 18 है उसे लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18, और 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब क्योंकि मुझे निकालना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एक तो 2 कॉमन है दोनों जगह, तो एक तो 2 आएगा, एक ये 3 दोनों जगह है तो 3 आएगा, बाकी बचा ये वाला 3, तो ये 3 लिखा जाएगा, बाकी बचा ये वाला 2, तो ये 2 लिखा जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये वाला और ये वाला आ गया कॉमन। तो यहां बचा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 छके कितना हुआ 36, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहली एक्सरसाइज पूरी करी है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, और अगले दिन हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।